प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सत्यदेव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज महनाजपुर आजमगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने मैट्रिक्स की परिभाषा दी थी, मैट्रिक्स के प्रकार को बताया था। आज हम उन प्रकारों को विधिवत यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि हमने आव्यूह के किन किन प्रकारों को पढ़ा, उनको क्रमवार करके सबकी परिभाषा और एक एक एग्जाम्पल बताते हुए चलते हैं। आइए सबसे पहला हमने आपको बताया था आयताकार आव्यूह। तो इसकी परिभाषा होगी कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर न हो, उसे हम लोग बोलेंगे आयताकार आव्यूह। जैसे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम। तो 2 3 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यह जो है आयताकार आव्यूह। ठीक है, ये आयताकार आव्यूह। अब आयताकार आव्यूह मैंने आपको 4 प्रकार पढ़ाया था। उसमें जो सबसे पहला प्रकार था वह पंक्ति आव्यूह। ये पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है। कितनी पंक्ति होती है? एक। ऐसा आव्यूह, ऐसा आयताकार आव्यूह जिसमें केवल क्या होती है, एक ही पंक्ति एक रहेगी। तो इस जैसे देख लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4। यह 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। इसमें आप देख रहे हैं एक रो है और कितने कॉलम है? 4 कॉलम। तो इसमें केवल पंक्ति है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? पंक्ति आव्यूह। व्यापक रूप से हम इसे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij 1 क्रॉस n के रूप में लिख सकते हैं। 1 क्रॉस n मतलब इसमें एक ही पंक्ति रहेगी और स्तंभों की संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो इसे आप व्यापक रूप से इससे हम इसे द्वारा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए दूसरा जानते हैं, स्तंभाव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? एक। आप एग्जांपल में ले सकते हैं A इज इक्वल टू 1 2 3। आप देख सकते हैं कि इसमें 3 रो है और 1 कॉलम। 3 और 1 बराबर नहीं है यहाँ पर, इसलिए यह क्या है? आयताकार आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल कितनी हो? 1, उसे क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। ये रहा इसका एग्जाम्पल। व्यापक रूप से इसे कैसे देखेंगे? व्यापक रूप से हम इसे ऐसे लिखेंगे कि A इज इक्वल टू Aij m क्रॉस 1। अब इसमें ये जो पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन कॉलम की संख्या क्या हो सकती है? A। माने व्यापक रूप से हम इसे A इक्वल टू Aij m क्रॉस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये दोनों परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए आइए अब हम तीसरा जानते हैं। क्या देखिए लिखा होगा क्षैतिज आव्यूह। इसकी केवल मात्र परिभाषा मैं बता दे रहा हूं आपको। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं इसको कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो? कम हो। ध्यान रखिए, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। दूसरे शब्दों में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो। तो मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, परिभाषा समझ में आ गई।
ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो। ठीक है, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 4 का। क्लियरली हम क्वेश्चन में लिख देते हैं कि 2 इज लेस देन 4, अर्थात r इज लेस देन c। r इज लेस देन, r माने रो छोटा हो गया किससे, कॉलम से। एग्जांपल क्लियर हो गया। आइए हम इसको व्यापक रूप से कैसे लिख सकते हैं। व्यापक रूप से हम इसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, जहां देखिए मैंने बताया था कि ये रो होता है, एक कॉलम होता है। m इज लेस देन n, m इज लेस देन n। ठीक है, तो ये हो गया क्षैतिज आव्यूह का एग्जाम्पल। चौथा है हमारा, वो हमारा था ऊर्ध्वाधर आव्यूह, तो हम लोग बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, अर्थात पंक्तियों की संख्या अधिक हो और स्तंभों की संख्या क्या हो, अधिक हो। जैसे a इज इक्वल टू, हमने यहां लिख दिया 1 2 3 और इधर 4 5 6। आप देख सकते हैं इसमें r कितना है, r है 3, वो है 2। क्लियरली 3 इज ग्रेटर देन 2, माने जो ये स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या है वह स्तंभ की संख्या से क्या है, अधिक। व्यापक रूप में हम इसे लिख सकते हैं, व्यापक रूप से a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, जहां m इज ग्रेटर देन n। इस तरह से आपने आयताकार आव्यूह के 4 प्रकारों को जान लिया। चलिए अच्छा, अब आयताकार आव्यूह समाप्त हो गया तो अब हम शुरू करते हैं वर्गाकार आव्यूह। इसकी भी डेफिनेशन नहीं दे देते हैं। वर्गाकार आव्यूह, देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। जैसे a इज इक्वल टू a b c d e f g e f, कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए क्रम से लेते g h r। ठीक है, ये हो गया आपका 3 क्रॉस 3 का वर्ग आव्यूह। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 3 बराबर 3, मैंने जो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का, तो 3 कोटि का ये वर्गाकार आव्यूह हो गया। आप एग्जांपल में ये भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू 1 2 3 4, या आप देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 वाला है, 2 क्रॉस 2 वाला है। c इज इक्वल टू केवल मैं 1 ले सकता हूँ, ये 1 क्रॉस 1 वाला है। ये सब कितने हैं, कैसे है, वर्गाकार आव्यूह। इसकी क्या क्वालिटी है कि इसमें जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा। ठीक है, अब हम व्यापक रूप से इसकी जो परिभाषा दे देते हैं, व्यापक रूप से हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू aij m क्रॉस, अब चूंकि ये वर्गाकार आव्यूह है तो आप चाहे n कोटि का कर लीजिए चाहे m कोटि का कर लीजिए, ये दोनों इसमें क्या हो जाएगा सेम। या हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं m क्रॉस n, जहां m बराबर n हो जाए। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गाकार आव्यूह बोलते हैं। ठीक है ना, m और n दोनों बराबर। आप चाहे तो यहाँ m क्रॉस m भी लिख सकते हैं या फिर n क्रॉस n भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात पूरी तरह से समझ में आ गई। तो चलिए वर्गाकार आव्यूह जानने के बाद हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि किसी भी वर्गाकार आव्यूह में उसका विकर्ण अवयव क्या होता है। विकर्ण अवयव को देखते हैं, ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूं आपको विकर्ण अवयव। किसका विकर्ण अवयव, केवल वर्गाकार आव्यूह का विकर्ण अवयव। वर्गाकार आव्यूह के पास ही विकर्ण अवयव होता है, ध्यान रखिए। जैसे मैं मान लिया a इक्वल टू मैंने कर दिया
ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। आप देख सकते हैं 3x3 वाला मैट्रिक्स है। तो इसमें जो इसका विकर्ण अवयव है, विकर्ण ये रहा, देखिए ये है विकर्ण। ये कैसे होता है, जैसे मान लिया आपने एक आयत बना, वर्ग बनाया ऐसे, ये भी इसका विकर्ण होता है, ये भी इसका विकर्ण होता है, लेकिन जो मुख्य विकर्ण होता है वो यही है। तो हमारा ये मुख्य विकर्ण से ही मतलब है इस टाइप पर। इस पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, विकर्ण। तो इस पे कौन से अवयव है, ए क्यू जेड, ये विकर्ण के अवयव। बात समझ में आ गई, ये विकर्ण के अवयव, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ए आई जे को व्यापक अवयव कहते हैं, जो आईवें पंक्ति और जेवें स्तंभ में स्थित होता है। अगर हम इसकी सहायता से तो हम लोग पूरा मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ए आई जे से कैसे डायगोनल एलिमेंट प्राप्त कर अवयव को प्राप्त किया जाएगा। तो हम इसके लिए दे देते हैं विकर्ण अवयवों को प्राप्त करने के लिए हम ऐसी कंडीशन को व्यापक रूप में बांध देते हैं, जैसे ए आई जे जहां आई बराबर क्या हो, जे। ये किसी भी व्यापक, ये जो ए आई जे है, अगर ये पूरी शर्त आप लागू करवा देते हैं ये, तो निश्चित रूप से इससे हम किसी भी वर्ग आव्यूह के विकर्ण को प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम कह दे रहे हैं कि जैसे i इक्वल टू जे, जे इक्वल टू 1, माने दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a11 हो जाएगा। a11 यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, a11 हो जाएगा। और अगर हम i इक्वल टू जे इक्वल टू 2 कर दे तो ये हो जाएगा a22। इसका मतलब a11, a22, a33, a44, a55 जो आएगा वो निश्चित रूप से कहाँ रहेगा, विकर्ण अवयव पर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि आई और जे का समान वैल्यू रख करके हम विकर्ण अवयव को प्राप्त कर सकते हैं। विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है, तो थोड़ा समझ लेते हैं। परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ, मौखिक बोल दे रहा हूँ धीरे धीरे, वीडियो लंबा हो जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है इसको अपलोड करने में। तो विकर्ण आव्यूह की परिभाषा ये है कि ऐसा वर्ग आव्यूह, ये ध्यान रखिएगा, हर विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह पहले होता है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण पर अवयव हो, केवल विकर्ण पर अवयव हो, बाकी शेष अवयव शून्य हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके केवल विकर्ण पर अवयव हो, अन्य शेष अवयव शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 2003, आप देख सकते हैं कि केवल इस पर अवयव है, इस पर अवयव है, विकर्ण पर अवयव, और कभी कहीं अवयव नहीं, ये 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकता है 100 020 003। अब ये भी देख रहे हैं 3x3 का एलिमेंट। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, और इसे हम व्यापक रूप में क्या देंगे, व्यापक रूप से कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस m, मान लेते हैं m क्रॉस m, m क्रॉस m, जहां i जहां ए आई जे इज
इक्वल टू 0, जबकि I इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कोई भी ये J है, I और J बराबर नहीं होंगे, I और J बराबर नहीं होंगे तो हर बार उसका मान क्या होगा, 0 होगा। कैसे होगा देखिए, अगर हम बात करें A12 की तो जरा सोचिए A12 कहाँ होगा, पहले रो दूसरे कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये एलिमेंट क्या है, 0। उसी तरह से आप मतलब ये दोनों अंक जब जब सेम नहीं होंगे ये दोनों अंक, तब तक उसका मान क्या हो जाएगा, 0। ये बता रहा है कि जब I और J बराबर नहीं होंगे तो हर बार AIJ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और जब जब मान लीजिए जैसा ये हो जाए AIJ इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे XYZ मान लीजिए हमने मान लिया A, AIJ A हो गया, कोई जरूरी नहीं। अब चूंकि यहाँ पर एक व्यापक रूप देना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि ये संख्याएं अलग अलग भी हो सकती है, एक सी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब आप ये जानिए कि AIJ इज नॉट इक्वल टू 0 कब, जब I बराबर J नहीं रहेगा तब। ये AIJ इज नॉट इक्वल टू 0 कब, जब I इज इक्वल टू J। इसका मतलब हुआ कि I इक्वल टू J कब होता है, विकर्ण अवयव की बात कर रहा है, विकर्ण अवयव का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से विकर्ण अवयव हो गया। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे अदिश अवयव की परिभाषा। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी परिभाषा सुन लीजिए। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण पर एक समान अवयव होंगे। जैसे अगर मान लीजिए उसके विकर्ण में 3 अवयव हैं तो तीनों अवयव पर तीनों अवयव पर 2 2 2 होगा, या 1 1 1 भी हो सकता है, या 3 3 3 भी हो सकता है। इसका मतलब विकर्ण पे जितने अवयव होंगे सब समान होंगे, शेष अन्य सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। देखिए जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ तो परिभाषा कंप्लीट कर देता हूँ। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान तथा शेष सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उनको हम लोग बोलते क्या है, अदिश अवयव। जैसे में लिख लेते हैं यहाँ पर, देखते हैं एग्जांपल। जैसे A इज इक्वल टू K0 0 0 K0 और ये 0 0 K, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं केवल डायगोनल, ये डायगोनल पर ही अवयव है, वो सब अवयव क्या 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 है, सेम। ठीक है, ये सब अवयव सेम। तो इस तरह से आपने देखा कि अदिश अवयव की परिभाषा हो गई। आप 2x2 वाला भी ले सकते हैं। जैसे B इज इक्वल टू मान लेते हैं हम यहाँ पर कि 2 0 0, जब भी रहेगा डायगोनल की एंट्री क्या रहेगी, एक जैसी रहेगी, एक ही अंक रहेगा, एक ही फलन रहेगा। अब हम इसको व्यापक रूप दे देते हैं। जरा व्यापक रूप से हम इसे क्या कह सकते हैं, A इज इक्वल टू AIJ। मान लीजिए M क्रॉस M लिखते हैं, चाहे M क्रॉस N लिखते हैं, कुछ भी बात में वो दिक्कत नहीं है। जबकि इस बार हमेशा AIJ जो होगा वो कोई कांस्टेंट नंबर होगा, AIJ इक्वल टू कांस्टेंट नंबर। और दूसरी बार AIJ इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये कब होगा, जब I इज इक्वल टू J होगा। और ये कब होगा, जब I इज नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब जब ये देखिए 1 3, ये बराबर नहीं ना 1 3, जब ऐसा आएगा तो निश्चित रूप से उसका मान क्या हो जाएगा, 0। और जब ऐसा आ जाएगा 1 1, तब उसका मान क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, कोई कांस्टेंट के हो जाएगा। ठीक है, या कोई भी गिनती के हो जाएगी, कोई भी संख्या के हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से व्यापक रूप में हमने इसको देखा कि इसको अदिश अवयव की परिभाषा है, अदिश अवयव की व्यापक रूप में। अदिश अवयव के बाद हम जानेंगे तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव, चलिए तत्समक अवयव को देखते हैं। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण पर केवल इकाई माने एक अंक हो। ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण पर केवल एक अंक हो।
और शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तत्समकाव्य। जैसे a इज इक्वल टू 1001, आप देख सकते हैं इसके मुख्य विकर्ण पर या विकर्ण पर एक एक अवयव है, ठीक है ना। बस एक एक के लिए तत्समक होगा, अन्य किसी के लिए तत्समक नहीं होता है। 2x2, b के लिए 3x3 दे देते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 का है। इसी तरह से आप चाहें तो 4x4 का भी लिख सकते हैं। मतलब उसमें 1 डायगोनल तो केवल और केवल क्या हो सकता है, एंट्री 1 1 1, सब सेम होनी चाहिए और 1 ही होनी चाहिए। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक आव्यूह। अब इसे व्यापक रूप से हम कैसे लिखेंगे, व्यापक रूप से क्या हो जाएगा, लिख देते हैं a इज इक्वल टू ए आई जे, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर ए आई जे। हम यहाँ m क्रॉस m की बात कर रहे हैं, या n क्रॉस n पर भी हो सकता है, जहां i इज इक्वल टू, सॉरी, कामा ए आई जे इज इक्वल टू 1, जबकि कब, जब i इज इक्वल टू j होगा, और ए आई जे इक्वल टू 0 होगा जब i नॉट इक्वल टू j, ठीक है। ये व्यापक रूप से तत्समक आव्यूह की परिभाषा हो जाती है, और बात समझ में आ गई होगी। ये तत्समक आव्यूह है, इस तरह से हमने सभी प्रकार के आव्यूहों को जाना। केवल एक आव्यूह और अभी बच गया, शून्य आव्यूह, उसको भी जल्दी से ही देख लेते हैं। शून्य आव्यूह क्या होता है, शून्य आव्यूह माने जीरो मैट्रिक्स। इसको कैसे लिखूं, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। a इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 0 0 0 0 0 0, ये शून्य आव्यूह है। इसको मैं 2x3 का लिख लेता हूँ और एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 0 0 0 0, है ना। तो ये हो गया आपका शून्य आव्यूह। ये वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका हर एलिमेंट 0 होना चाहिए। और एक बड़ी बात, अगर हम कहें तो इसका जो है ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। हम इसको चाहे जितना जैसा जिस हिसाब से मैट्रिक्स दी रहती है उस हिसाब से हम इसका ऑर्डर अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लेते हैं और 0 से प्रकट करते हैं। ऐसे 0 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑर्डर समझ लीजिए डिफाइंड नहीं है, हम अपने हिसाब से ऑर्डर डिफाइन कर लेते हैं। 2x3 का करना है कि 5x1 का करना है, कि कैसा करना है, अपने हिसाब से उसको सोच लेते हैं। इस प्रकार से शून्य आव्यूह भी समाप्त हो जाता है। सब प्रकार के आव्यूहों को मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब जो है कि हमें आपको बताना है कि दो आव्यूह में समानता, दो आव्यूह समान कब होंगे, जरा इसको देख दीजिए। जैसे a इज इक्वल टू 2 3 4 5 ऐसे दिया है, तो जो कोई आव्यूह भी है, ये 2 3 4 5, ये दोनों आव्यूह समान होंगे। कैसे पता किया हमने कि इस आव्यूह का प्रत्येक अवयव इस आव्यूह के संगत प्रत्येक अवयव के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं इसको पलट दूं ऐसे 3 2, तो ये समान आव्यूह नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि संगत एलिमेंट बदल गए। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर 3 हो गया, ये नहीं बराबर हो सकता है। जबकि इसमें जितने अंक हैं उतने अंक इसमें भी। ये मत समझिएगा कि इसमें जितने अंक हैं अगर उतने अंक इसमें रहेंगे तो आव्यूह समान हो जाएगा, ऐसा नहीं बात। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि संगत अवयव सर्वसम होने चाहिए। माने यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होगा 2, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या होगा 3, तब जाके ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह या बराबर आव्यूह कहलाएंगे। इसे हम a बराबर b लिखते हैं। जब कहीं भी a बराबर b लिखा रहेगा तो आप अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाएंगे कि पहले आव्यूह का प्रत्येक अवयव दूसरे आव्यूह के संगत प्रत्येक अवयव के बराबर होगा, अवश्य ही बराबर होगा। इस तरह से ये समान आव्यूह की परिभाषा। अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा है कभी कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और b इक्वल टू लिखा है x
2 3 4 5 y। x और y का मान बताइए। दिया है कि यदि a बराबर b हो तो x और y का मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया अगर ये चूंकि देखिए ये दिया है कि a और b बराबर है, इसलिए संगत अवयव बराबर होगा। ये a और ये x क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 2 2 के बराबर होता है, 3 3 के बराबर होता ही है। अभी बच गया 6 वाला क्या हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से दो आव्यूह समान रहेंगे तो इस तरह से कंडीशन लागू होगी। अच्छा, कभी कभी किताबों में मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने का अलग अलग तरीका अपनाया जाता है। जैसे हम लोगों ने तो आव्यूह या मैट्रिक्स को ऐसे दिखाने का प्रयास किया है, कुछ किताबों में या ऐसे भी दिखा दिया जाता है, तो उसमें बहुत घबराने की बात नहीं। ये भी आव्यूह के ही रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और एक तरीका और होता है, उससे भी आप देख लीजिए, ऐसा भी है, ये भी आव्यूह ही है। ऐसे रहेगा तो भी क्या समझेंगे आप, आव्यूह ही हुआ है, वह आव्यूह को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 तरह से आव्यूह को आप लिख सकते हैं, हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। अब आइए देखते हैं आव्यूहों का योग। देखिए, 2 आव्यूह अगर a और b है, अगर इनको जोड़ना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इस आव्यूह और इस आव्यूह की कोटि क्या है। अगर इस आव्यूह और इस आव्यूह की कोटि बराबर है तब तो ये जोड़े जाएंगे, अन्यथा ये कभी जुड़ सकते नहीं है, तब जोड़ परिभाषित नहीं रहेगा। अर्थात इसका कोटि बराबर है तभी a प्लस बी संभव है, अन्यथा नहीं। योग में क्या ध्यान रखना है कि जोड़े जाने वाले आव्यूहों की कोटियां समान होनी चाहिए। जैसे a इक्वल टू मान लिया 1 2 3 4 5 6, b इक्वल टू ले लिया 0 1 0 2 3 4, मान लीजिए ऐसा ले लिया। और मैंने बोला a प्लस बी कर दो, a प्लस बी, तो आप सोचेंगे कितने क्रॉस कितने का है, 2 क्रॉस 3, और ये भी 2 क्रॉस 3। तो ये जब दोनों सेम ही है तब जाके ये जुड़ सकते हैं। दोनों 2 क्रॉस 2 का ये है, 2 क्रॉस 3 का ये है, तो ये भी 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए, अन्यथा ये जुड़ेगा नहीं। तो जोड़ा जाएगा कैसे, संगत अवयवों को बस जोड़ दीजिए। संगत अवयव के बाद समझ में आ गई कि इसके संगत ये है, 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 इसके संगत ये, तो जोड़ दीजिए। तो 1 3 3 6 8 10, ये इसका जोड़ हो गया a प्लस बी। और आप इसे मान सकते हैं कोई अनदर मैट्रिक्स C। इस तरह से जोड़ होगा। जो नियम जोड़ में लागू होता है वही नियम हटाने में भी लागू होता है। जोड़ समझ में आ गया होगा आपको। जोड़ कब संभव है, जब दोनों आव्यूहों की कोटियां बराबर हो। अंतर कब संभव है, जब दोनों आव्यूहों की कोटियां बराबर हो। जो कंडीशन जोड़ने के लिए होती है वही कंडीशन घटाने के लिए होती है। चलिए आव्यूहों का घटाना भी एक बार देख लेते हैं। आव्यूहों का घटाना, इसमें भी आर्डर सेम ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 2 3 कामा b इक्वल टू 6 5 1। मुझे क्या करना है, a माइनस बी निकालना। क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। तो घटाने का मतलब देखिए ऐसा होता है कि 1 माइनस 6 हो गया, फिर 2 माइनस 5 हो गया, 3 माइनस 1 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 1 में से 6 जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 5 चला जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, और वहां चला जाएगा, आएगा तो 2। ये आ गया a माइनस बी का। अगर हम कहें कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, a प्लस बी व a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप सोचेंगे कि क्या इसकी कोटि बराबर है। अगर बराबर है तब तो जोड़ हो सकता है और घटाना भी हो सकता है। अगर बराबर नहीं है तो न तो जोड़ हो सकता है और न ही घटाना हो सकता है। तो देखिए ये है 2 क्रॉस 3 का,
और ये दिख रहा है आपके सामने 2 क्रॉस 2 का। तो आप कहेंगे कि 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 2 ये बराबर नहीं है, कोटियां बराबर नहीं है, इसलिए न तो a प्लस बी हो सकता है और न ही a माइनस बी हो सकता है। ठीक है ना। इस तरह से आप को घटाना भी आपके सामने रख दिया गया। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि किसी आव्यूह में किसी संख्या का किसी अदिश से कैसे गुणा किया जाता है, उसका क्या प्रभाव होता है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। आव्यूह में किसी संख्या से गुणा, संख्या से गुणा करना। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, कोई भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मुझे 5a निकालना है। कितना निकालना है, मतलब a में कितने का गुणा करना है, 5 करना है। तो कैसे करेंगे, आप पहले लिखेंगे 5 और इसका मान लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब इस अवयव 5 का इसके प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। ध्यान रखिए, इसके सभी एलिमेंटों में गुणा होगा। तो कैसा हो जाएगा ये, 5 एकम 5 10 15 और ये 20 25 और 30 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 का गुणा किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में कर देंगे। 5 का गुणा पूरे आव्यूह के प्रत्येक अवयव में होगा। ठीक है, इस तरह से आप गुणा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसा करना है, भाग भी करना है, तो भी यही नियम लगेगा। मान लीजिए 2 बाई, जैसे a/3 का क्या मतलब हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 1/3a। वास्तव में ये भी क्या है, गुणा ही है। किससे गुणा है, 1/3 से गुणा है। तो कैसे होगा 1/3, इसी में 1/3 का गुणा करके दिखा देते हैं। 1/3 माने यहाँ हो जाएगा 1/3, क्योंकि एक में 1/3 का गुणा हो रहा है, 2 में 2/3 हो जाएगा, ये 3/3 माने 1 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, ये 6/3 माने 2 हो जाएगा। इस तरह से आप भिन्न वाला भी इसमें गुणा कर सकते हो और यह साधारण संख्या जैसा भी इसमें गुणा किया जा सकता है। इस तरह से आप भी किसी संख्या से कैसे गुणा किया जाता है, मैंने आपको यहाँ पर ये सिखाया। अब इसके बाद बच जाता है कि आव्यूह का किसी आव्यूह में गुणा कैसे होगा। तो हम अब ये जानेंगे कि 2 आव्यूहों का गुणा कैसे होता है, उसको जानेंगे। चलिए आइए देखते हैं। आव्यूहों का गुणन। लिख देते हैं इसको जरा, 2 आव्यूहों का गुणा केवल तभी संभव है जब पहले आव्यूह में, जब पहले आव्यूह के स्तंभ का मान दूसरे आव्यूह के पंक्ति के मान के बराबर, पंक्ति के मान के बराबर हो। मैं बता रहा हूं कैसे, ध्यान दीजिए कि अब मैं पंक्ति को बार बार R से लिखूंगा और स्तंभ को बार बार C से लिखूंगा। R फॉर रो और C फॉर कॉलम, ठीक है। तो थोड़ा इसको नोटिस करिए, 2 आव्यूहों का गुणा केवल तभी संभव है, जोर देके किया जा रहा है, केवल तभी संभव है जब पहले आव्यूह के स्तंभ का मान, जो पहला आव्यूह रहेगा उसमें देखेंगे क्या स्तंभ है, स्तंभों की संख्या क्या है, और दूसरे आव्यूह देखेंगे दूसरे आव्यूह की पंक्ति का क्या मान है, दोनों मान बराबर है तब तो गुणा हो जाएगा, अन्यथा गुणा नहीं होगा। जैसे a =
1 2 3 4 5 6। अब मैंने दूसरा आव्यूह ले लिया 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले ये देखेंगे आप, ये कितने क्रॉस कितने का है, ये है 2 क्रॉस 3 का, और ये जो है ये आपका 3 क्रॉस 3 का है। तो हम देखेंगे इसमें हमारा, ये देखिए ऐसा होता है R क्रॉस C, ये भी होता है R क्रॉस C। मैंने क्या बोला, पहले आव्यूह के स्तंभ का मान, पहले आव्यूह में स्तंभ माने C वाला, तो C का कितना मान है 3, ठीक है। और दूसरे आव्यूह में, दूसरे आव्यूह के पंक्ति का मान, दूसरे आव्यूह के पंक्ति का क्या मान है, पंक्ति ये R माने पंक्ति, तो पंक्ति के ऊपर क्या लिखा है 3। तो आप देख सकते हैं कि इसका कॉलम 3 है और इसका रो भी कितना है 3, तो ये 3 3 क्या है बराबर है। अब जाके इन दोनों आव्यूहों का गुणा हो सकता है, अन्यथा गुणा हो सकता नहीं है, ठीक है। और ये जान लीजिए, अगर मान लीजिए A गुणे B संभव है, आपने देखा A गुणे B संभव है ना, क्यों, क्योंकि पहले का C दूसरे के R के बराबर था। अब जरा सोचिए क्या B गुणे A संभव है, मैं लिख देता हूं B गुणे A, जरा ये देख लेते हैं B गुणे A संभव है कि नहीं। अगर B गुणे A निकालना है तो मैं पहले किसको देखूंगा, पहला आव्यूह मेरा कौन है B, पहला आव्यूह B हो गया। तो B में अब देखेंगे आप, किसको देखेंगे, पहले स्तंभ का क्या देगा, पहले आव्यूह का क्या देखते हैं स्तंभ, तो स्तंभ कितना है 3, स्तंभ कितना है 3, और दूसरा आव्यूह A बन गया है। तो इसमें जो है पंक्ति देखेंगे, पंक्ति कौन है 2, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि इसमें कॉलम का मान 3 है, इसमें रो का मान 2 है, 3 और 2 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए B गुणे A संभव नहीं है। बात समझ में आई। अगर A गुणे B संभव हो जाता है तो आव्यूहों में यह संभव नहीं है कि B गुणे A भी हो जाए, अर्थात आव्यूह गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम उलट के गुणा करेंगे तो गुणा संभव हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। यह आवश्यक तभी हो सकता है जब आपकी मैट्रिक्स वर्गाकार आव्यूह, तब ये नियम लागू हो जाएगा, अन्यथा किसी स्थिति में नियम लागू नहीं होगा। इस तरह से ये गुणा कब होगा मैंने आपको बताया, गुणा कब होगा, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तब जाके गुणा संभव होगा, ठीक है ना। आइए अब एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि गुणा कैसे होता है। ठीक है, देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है, अगर ये M क्रॉस P के ऑर्डर की है और दूसरी कोई मैट्रिक्स है जो मान लीजिए BIG कर देता हूं, और ये P क्रॉस N के ऑर्डर की, क्यों, क्योंकि मुझे A में B का गुणा करवाना है। A में B का गुणा तभी संभव होगा जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा। तो A गुणे B आव्यूह की कोटि क्या होगी, देखिए मैं बता रहा हूं। ये यहाँ का P और यहाँ का P समझ लीजिए कुछ देर के लिए हट गया, दोनों यहां से हट गया, तो क्या बचा M क्रॉस N। तो जो A क्रॉस B आव्यूह होगा, तो मान लीजिए A क्रॉस B करने के बाद कोई आव्यूह C आती है, तो उसकी कोटि जो होगी M क्रॉस N की होगी, ठीक है ना। इस बात को थोड़ा याद रखिएगा, अगर ये M क्रॉस P की है और ये P क्रॉस N की है, तो A क्रॉस B की जो मैट्रिक्स बनेगी वो अवश्य ही कितने की होगी, M क्रॉस N की। ये दोनों सेम सेम वाले हट जाएंगे और गुणा करने के बाद मुझे M क्रॉस N का मैट्रिक्स मिलेगा। माने तीसरी मैट्रिक्स C का जो ऑर्डर होगा, कोटि होगी, वो M क्रॉस N की होगी। बात समझ में आ गई।
चलिए गुणा का एक एग्जाम्पल लेके गुणा कैसे होगा ये देखो। मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और b इक्वल टू ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ऐसा हमने ले लिया। इसका कितना ऑर्डर है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 का। और इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का। ठीक है ना? इसका कोटि कितना है? 2 क्रॉस 3 और इसका 3 क्रॉस 2। मुझे बताना है a क्रॉस b, a गुणे b निकालना। मान लीजिए a b मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? तीसरी मैट्रिक्स का पहले सोच लीजिए इसका गुणा होगा कि नहीं। आइए, ये मैंने बताया r, ये c, ये भी बताया r और ये c। पहले का c और दूसरे के r के बराबर है कि नहीं? पहले मैट्रिक्स का c दूसरे मैट्रिक्स का r बराबर है कि नहीं? तो है बराबर। c 3 r भी 3, इसलिए गुणा संभव है। ठीक है ना? अब गुणा करके दिखाते कैसे होगा। चलिए आइए लिख दे रहे हैं इधर a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये यहां डाल 1 2 3 4 5 6। फिर यहां कर देते इसका 1 गुणे 1 2 3 4 5 6। अच्छा जरा सोच के बताइए कि जो a क्रॉस b की जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर माने कोटि कितना होगी? आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 3 से हट जाएगा। अब आएगा 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स। बात क्लियर है? जो हमारी नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2 का। अब गुणा करने का बच्चों देखिए नियम होता है। गुणा करने के नियम में ये ट्रिक चलता है कि पहले पंक्ति के आर वाली चीजों को उठाते हैं और दूसरी पंक्ति में उसमें सी का गुणा करते हैं। माने ये रो जाके किसमें गुणा होगा? कॉलम में। पंक्तिवार का गुणा स्तंभ में होगा, हर पंक्ति का गुणा हर स्तंभ में होगा। इसमें जितने स्तंभ होंगे, जैसे पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ में, उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ में। ऐसे गुणा किया जाएगा। जरा हम गुणा करके आपको यहाँ बता दे रहे हैं कैसे होगा। देख, गुणा ऐसे होगा। इसका पूरे का गुणा किसमें होगा? इसमें होगा। कैसे होगा? 1 गुणे 1 गुणे 1। फिर हर बार होगा यहाँ पर प्लस। इसका गुणा इसमें करने के बाद क्या होगा? प्लस। फिर इसका गुणा इसमें होगा 2 गुणे 3, फिर से प्लस। अब इसका गुणा होगा इसमें 3 गुणे 5। ठीक है? अच्छा, अब देखिए इस पूरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में तो हो गया, तो अब हमको यहाँ एक अवयव मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब इसी पंक्ति का गुणा दूसरे में करेंगे, दूसरे स्तंभ में, तो इसको करिए। फिर 1 गुणे 2, फिर 2 प्लस करके 2 गुणे यहाँ आपका क्या है? 4। अब इसे इसमें हो रहा है गुणा 2 गुणे 4, फिर 3 गुणे 6 प्लस करके 3 गुणे 6। ऐसे होगा। अब हम देखिए पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में और पहली ही पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में हो चुका है। अब क्या करेंगे? पहली पंक्ति का गुणा दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में होगा और दूसरी ही पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में किया जाएगा। कैसे होगा? अब इसका गुणा इसमें चलने लगेगा। जरा आप बताइए, तब हो जाएगा 4 गुणे 1, 4 गुणे 1। ठीक है? फिर अब 5 गुणे 3 प्लस करके 5 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 5। अब इस 4, अभी पहली पंक्ति का गुणा इसमें हो गया, तो दूसरी पंक्ति का गुणा इसमें हो गया। अब दूसरी ही पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में किया जाएगा। क्या होगा? 4 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 4, फिर प्लस हो जाएगा 6 इंटू 6। इस तरह से अब हम इसको जोड़ लेंगे। 1 6 और ये क्या हो जाएगा आपका? 15। मैं एक बार इसको लिख दे रहा हूं इसके सामने इधर। 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 2 8 18, ये 4
4, ये 15, ये 30 और यहाँ 8, 20 और 36। ठीक है, अब इनको जोड़ करके इसका मान लिख दिया जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 1, 6, 7 और 15, 22। और इसको भी जोड़ लीजिए आप, 28। ये कितना हो जाएगा? 45, 4, 49। और ये हो जाएगा 8, 6, 14 और 2, 3, 5, 5, 1, 6, 64 हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से ये A क्रॉस B में कितने का बन रहा था, ये दोनों हट गए तो 2 क्रॉस 2। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इसमें 2 रो और 2 कॉलम। इस तरह से अवयवों का गुणा किया जाता है। ये मैंने एक पहले छोटा एग्जांपल लिया है। अभी मैं एक 3 क्रॉस 3 का भी गुणा करके आपको दिखा दूंगा और आज की वीडियो वहीं पर रोक दी जाएगी। तो चलिए आइए देखते हैं कोई 3 क्रॉस 3 का गुणा कैसे होता है। मान लीजिए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1, 2, 1 -1, 1, 0 -2, 2, 3 -1। चलिए ये पहली मैट्रिक्स हो गई। दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी -1, 2, 0, 0, -2, 3, 3, 0, 1। इस तरह से मुझे अब एक A गुणे B निकालना। ये भी 3 क्रॉस 3 का है और ये भी 3 क्रॉस 3 का है। तो आप देख के समझ सकते हैं कि 3 क्रॉस 3, इसका जो C है 3 है और इसका जो R है 3 है, तो गुणा संभव हो ही जाएगा। ये बात याद रखिए, वर्गाकार अवयव का तो हर बार गुणा संभव हो पाएगा। चलिए आइए A गुणे B निकालते हैं। A गुणे B, अब इसको एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। 1, 2, 1 -1, 1, 0। ये आपका हो जाएगा 2, 3 -1 गुणे हो जाएगा -1, 2, 0, 0 -3, -2, 3, 3, 0, 1, 3, 0, 1। चलिए अब गुणा करना है। मैंने अभी बताया कि सबसे पहले इस पहली पंक्ति का गुणा इसमें किया जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें किया जाएगा, फिर इसी का गुणा इसमें किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं उससे क्या मिलेगा हमें। बराबर 1 का गुणा 1 गुणे -1 प्लस, फिर 2 गुणे 0, 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 3, 1 गुणे 3। अब इसका गुणा इसमें हो गया। अब इसका गुणा दूसरे वाले में होगा। क्या होगा? 1 × 2 प्लस 2 × -2, फिर ये हो जाएगा प्लस 1 × 0। फिर क्या होगा? अब इसका गुणा इसमें भी हो गया, अब इसी का गुणा इसमें होगा। तो कैसे होगा? देखिए 1 का गुणा 0, 1 × 0, फिर 2 × 3 प्लस 2 × 3, फिर प्लस करके 1 × 1, 1 × 1। ये हुआ आपका। ठीक है, अब पहली पंक्ति का तो गुणा तीनों स्तंभों में हो गया। अब दूसरी पंक्ति का क्रम से पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में गुणा हुआ। देखिए -1 × -1, -1 × -1 प्लस 1 × 0, 1 × 0, फिर प्लस 0 × 3। अब आप देख लीजिए -1 इसमें तो हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा। -1 × 2 प्लस 2 × -3 प्लस 0 × 0। अब इसका गुणा इसमें हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा। ये -1 × 0, -1 × 0, फिर ये 1 का गुणा 3 में होगा, प्लस 1 × 3 और फिर 0 का ये हो गया। अब ये दूसरे पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों में हो गया। अब इस तीसरे पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों में होगा। 2 गुणे -1 प्लस 3 गुणे 0 प्लस -1 × 3, ये होगा। और इसका गुणा इसमें होगा। 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे -2। ठीक है, और
फिर ये हो जाएगा प्लस -1 इंटू 0 हो जाएगा। ये -1 का गुणा किसमें हो गया, इसमें हो गया, ठीक ना। अच्छा, फिर अब इसका गुणा इसमें होगा। हाँ देखिए, तो इसका गुणा हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा 0 प्लस 3 गुणे 3 फिर -1 गुणे प्लस -1 इंटू कितना 1, ये हो गया। ठीक है, जरा इस लाइन को चेक कर लिया जाए, मुझे लग रहा है इसमें कोई एरर हो गया है, देख लेते हैं पूरा। ये -1 इंटू 2 फिर 1 इंटू -2, यहीं पर एरर हुआ, 1 इंटू -2 फिर 0 इंटू 0 सही। अब सही है, गुणा करने का तरीका आपको आना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट इसका जो घटाना गुणा भाग करके उत्तर लिख दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी ये और ये चला जाएगा तो 3x3 की मैट्रिक्स बचेगी, तो ये भी इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए, 3x3 का आएगा। चलिए आइए देखते हैं ये कितना आएगा। पहली बात तो ये 0 हो गया, इसको हटाइए, और ये 1 -1 हो गया, ये 3 1 कम 3 में से 1 निकल गया 2। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, ये तो 0 हो गया और ये 2 हो गया, ये 2 दूनी 4, -4 घन 2 -2। फिर यहाँ देख लीजिए, ये 0 हो गया, ये 3 दूनी 6 1 7 हो गया। फिर ये -1 प्लस 1 और ये भी 0 तो यहाँ आएगा क्या 1। और ये -2 ये -2 मिलके -4 हो जाएगा। और यहाँ ये भी 0 3 आ जाएगा, 3 आ गया। और ये -2 -3 -5, ये चीज तो 0 हो जाएगी। ये 2 दूनी 4 और ये फिर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, सॉरी 2 दूनी 4 3 दूनी 6, -6 धन 4 तो कितना आएगा -2। और ये आ जाएगा 0, ये भी 0 और ये आ जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। 9 में से 1 निकल जाएगा तो 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा 8, यहाँ हो गया आपका 8 और इधर का मैंने मिटा दिया। तो इसका भी ऑर्डर कितना आ गया 3x3 का, ये आया A गुणे B। इस तरह से मैट्रिक्सों का गुणा किया जाता है। मैं इसको जल्दी फिर से दोहरा देता हूँ। 1 का -1 में गुणा हुआ, ये फिर 2 का 0 में गुणा हुआ, फिर 1 का 3 में गुणा हुआ। ठीक है, फिर इस 1 का 2 में गुणा हुआ, फिर इस 2 का गुणा -2 में हुआ, फिर इस 1 का गुणा कहाँ हुआ 0 हुआ। ठीक है, फिर 1 का गुणा 0 में, फिर 2 का गुणा 3 में और फिर 1 का गुणा 1 में हुआ। ठीक है, आप ऐसे इसको देख लीजिएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज पढ़ा क्या, मैट्रिक्स के सभी प्रकारों का विधिवत अध्ययन और मैट्रिक्स की समानता पढ़ा, और उसके बाद आव्यूहों का गुणा जोड़ पढ़ा, घटाना पढ़ा, आव्यूहों में अदिश राशि से गुणा पढ़ा, और आव्यूहों का आव्यूहों से गुणा कब होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ देखा। अब हम कल से एक्सरसाइज को आरंभ करेंगे। ठीक है, आप अपनी किताबों से एक्सरसाइज को देखिए, नहीं आएगा या आपको असुविधा होती है करने में कुछ, तो आप हमको कमेंट में बताइए, उसका समाधान अवश्य ही किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।